अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अभी आज का हमारे पास टॉपिक ये है। हमारे पास विक्यूल्स के अंदर हमारे कंटेंट की जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से सीक्वेंस आ रही है, या फिर इसी सीक्वेंस से अगर आप पढ़ा हो तो वो बहुत अच्छा होता है। तो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है और उनके ऊपर कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मेन रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या सेल के अंदर। हमारे पास देखो, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। इनर मेम्ब्रेन होती है F1 F0 पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, क्रिस्टी होते हैं। ये फोल्ड्स जो हमारे पास, ये फोल्ड्स को बोलते हैं। ये जो F0 और F1 पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एटिफिस सिंथेस्टेज एंजाइम। ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कुछ किस्म के एंजाइम्स पड़े होते हैं जिनको एटीपी सिंथेटेज कहा जाता है। एंजाइम्स कहते हैं जो एटीपी के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे अंदर हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि 55S होते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो है ना हमारे पास 70S राइबोसोम्स होते हैं। ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई होती है इसके मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ इसके मैट्रिक्स के अंदर उसका ख़ुद का अपना डीएनए होता है, और ये जो हमारे पास येलो कलर में दिखाई दिया हुआ है ये चीज़ हमारे पास मैट्रिक्स कहलाई जाती है। तो ये था हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। आइए, जो ये मैंने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनका यहाँ पे क्या रोल होता है। तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। मोर सिंगल, ज़्यादा को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं जब किसी सेल के अंदर, मतलब ले सपोज तो 3 4 5 6 7 8 10 20 40 100 200 हो गए तो इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। लेकिन अगर एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को हम उठाए, जिस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको अगर हम उठाए है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। कहाँ पे पाई जाती है? और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है। सम सेल्स हैव लार्ज, सम सेल हैव सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ सेल्स के अंदर हमारे पास सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि ऑफन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर 100 से लेकर 1000, 100 से लेकर 1000 तक हमारे पास क्या होते हैं? उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? मोर नंबर, मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अच्छा, अगर हमारे पास कोई एक माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल्स के अंदर, तो उसका क्या होगा? उसका फंक्शन क्या होगा? उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम होगी, वो कम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वो कम प्रोटीन तोड़ेगा, तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी। लेकिन अगर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा है, मतलब से वो 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 100 पे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम होगी, 200 पे उससे ज़्यादा, 400 पे उससे ज़्यादा, 800 पे उससे 1000 पे सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करेगा। उसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और सेल्फ कैपेबल एंड डिवाइड्स देमसेल्फ। कहते हैं कि ये हमारे पास सेल्फ कैपेबल होते हैं। इनको उसकी ज़रूरत नहीं होती कि कोई और चीज़ आके इनके डिवीज़न में मदद करेगा। ये कहते हैं कि वो खुद कैपेबल, इस चीज़ के कैपेबल होते हैं कि उनके अंदर रिप्लिकेशन होती है, सेल्फ रिप्लिकेशन होते हैं। ले सपोज ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डिवाइड होकर दो अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, सेल्फ रिप्लिकेट हो सकते हैं टू इंक्रीज देयर नंबर। जब 1 से 2 बन रहे हैं तो 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से कितने बनेंगे? 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे, 32 से 64 बनेंगे, एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस चलता रहेगा क्योंकि इनकी तादाद बढ़ानी होती है किसी सेल के अंदर। तो ये सेल्फ रिप्लिकेटेड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं फिजन के ज़रिए से। फिजन हमारे पास क्या होती है? यही जो इनके दरमियान ट्रांसवर्सली या लॉन्गिट्यूडनली, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनली या ट्रांसवर्सली इनके अंदर डिवीजन सेप्टम आ जाती है इनके दरमियान में, और वो डिवाइड हो जाते हैं दो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको हम लोग फिजन बोलते हैं। सिलेंड्रिकल एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं कि सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल किस तरह होते हैं? ये देखो, सिलेंडर, आगे घर में सिलेंडर पड़ा हुआ है कि नहीं? सिलेंडर जिसके ऊपर हम लोग आग जलाते हैं, उसकी तरह स्ट्रक्चर होती है। मतलब ये इस तरह गोल नहीं होते, ऐसे होते हैं, ऐसे सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इंक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। अच्छा, हमारे पास अभी याद आ गया, अभी आप लोगों को याद आ गया होगा, हमारे पास सबसे पहला लेक्चर हमारा न्यूक्लियस का था। न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली थी, ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली।
इसके भी 2 लेयर्स, इसको भी 2 लेयर्स ने घेरा हुआ है। ये बात कह रहा है यहाँ पे कि ये इंक्लोज्ड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आइए देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रोसेस हो रहे हैं और इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रोसेस हो रहे हैं। ये स्मूथ होती है, इसके अंदर कोई फोल्ड्स वगैरह नहीं, बिल्कुल स्मूथ होती है। एस 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 देखो, ये देखो, ये देखो, जिस तरह देखो, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, देखो बिल्कुल आ रही, बिल्कुल इस तरह से आ रही, कोई फोल्ड्स वगैरह नहीं है। और ये इसके इनर मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर देखो इतने क्रिस्टीज बने हुए होते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अजब अजब से स्ट्रक्चर उसके अंदर बने हुए हैं। सीव बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोरेंस। पोरेंस किस चीज़ को बोलते हैं? पोरेंस सुराख को बोलते हैं। इस जो उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर इस तरह से सुराख हुए होते हैं, सुराख हुए होते हैं। कहते हैं कि सीव बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोरेंस, इन पोरेंस, इन सुराख की वजह से ये सीव है। सीव क्या बोलते हैं? ये चीज़ जिस तरह के घर में छन्नी होगी, छन्नी जिससे आप कोई चीज़ छान रहे हो, जैसे आटा छानते हैं, इस तरह की और भी चीज़ें छन्नी जाती है घर में। जिस तरह कि आप दूध छानते हो, चाय बनाने के बाद चाय बनाते हो, चाय से पत्ती अलग करने के लिए आप उसको छानते हो। तो ये कहते हैं कि सीव लाइक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फोरेंस। अच्छा, ये फोरेंस क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये कहते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो हमारे पास इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसमें से चीज़ें अंदर और बाहर ले जाने के लिए ये वाला पोरिन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि बना हुआ था किस चीज़ का? प्रोटीन का। प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अक्रॉस इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना। और क्या उसके बाद क्या है? फोरेंस अलाउ फ्री पैसेज, फ्री पैसेज, जिसको अंदर जाना है और वो चीज़ इसको इसकी आइडेंटिफिकेशन में है कि ये चीज़ हमें आर्म नहीं कर सकती, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो डायरेक्ट चली जाती है। वेरियस मॉलिक्यूल का बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे पास डायरेक्ट चले जाते हैं। कैसे? जिस उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, ये चीज़ आप याद रखें, आइडेंटिफिकेशन उनकी यहाँ पे पहले से पड़ी हुई होती है। ये जो फोरिन होते हैं वो उनसे यूज होते हैं, जिस तरह के हमारे पास लिपिड्स हो गए, जिस तरह से हमारे पास वाटर लेट सपोज हो गया, जिस तरह से O2 ऑक्सीजन हो गया हमारे पास। इन चीज़ की जब यहाँ पे आते हैं तो उसकी पहले से आइडेंटिफिकेशन होती है, तो वो फ्री पैसेज दे देते हैं, फ्री रास्ता देते हैं, खुला हो जाते हैं किस चीज़ के लिए? वेरियस मॉलिक्यूल्स के, क्या आप अंदर आ जाइए। उसके बाद हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है। अच्छा, जो इनर मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन होती है, लेट्स सपोज ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान इस तरह से स्पेस पड़ी हुई होती है। स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। देखिए, वहाँ पे फ्री पैसेज मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे सेलेक्टिवली जिस चीज़ को अंदर लेके जाना है सो लेके जाना है, नहीं लेके जाना तो अपनी जगह पे इधर खड़े रहे या वापस फेंक दिया जाता है। फोल्ड होता है इनवर्ट। फोल्ड किस तरह से होता है? ये देखे, ये देखे, ये देखे, हमारे पास ये देखो ऊपर वाला आउटर मेम्ब्रेन फोल्ड्स नहीं है उसके अंदर, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे फोल्ड्स होते हैं। ये इस तरह से गुंजल वंजल होता है इसके अंदर। ये फोल्ड्स जो इन्वर्ट की तरफ होते हैं, इनका एरिया बढ़ाने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर उसकी मदद होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद होती है। यहाँ पे जो एंजाइम्स पड़े हुए होते हैं, एंजाइम्स जो कौन से होते हैं? प्रोटीन सिंथेटेज एंजाइम जो यहाँ पे पड़े होते हैं, उनको फिर मदद मिलती है कि प्रोटीन की प्रोडक्शन हो सके। उसके बाद फोल्ड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टी। क्या? तो फोल्डेड इनवर्ड। ये जो फोल्ड्स फिर कहते हैं, ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको फिर हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। इनर सरफेस एरिया। अच्छा, क्या करते हैं कि ये करते हैं इनर सरफेस एरिया जो होता है इसको इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। ये जो इनर स्पेस होती है या जो मैट्रिक्स होती है इनका, या जो इनका आप फैट बोलो सिंपल वर्ड्स में, तो इनके जो अंदर का माहौल होता है उसको हम लोग इंक्रीज कराने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करने के लिए ये क्या करते हैं? ये मैट्रिक्स, ये जो क्रिस्टी होते हैं, ये फोल्डिंग में आ जाती है कि उसके लिए जगह ज़्यादा प्रोवाइड हो जाए। फिर हमारे पास F1 और F0 पार्टिकल्स होते हैं। F0 पार्टिकल, F1 पार्टिकल्स ये फाउंड ऑन द क्रिस्टी। ये क्रिस्टी के ऊपर होते हैं। ये जो क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है, ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये F1 है, F2, ये F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल्स होते हैं।
ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, क्रिस्टी के ऊपर होते हैं। पार्टिकल्स आर एक्चुअली एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स। ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल जो है ना, ये एक्चुअली होते हैं हमारे पास कौन से एंजाइम्स, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो क्या होती है, करेंसी होती है किस चीज़ की, एनर्जी की करेंसी होती है। वो एटीपी की फॉर्मेशन के लिए सिंथेटेज एंजाइम्स होते हैं। ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम दर हकीकत ये F1 और F0 पार्टिकल्स को हम लोग एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, जो F1 और F0 पार्टिकल्स है, इनको ये दर हकीकत ये पार्टिकल्स होते हैं वो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स होते हैं। सेवरल कम्प्लेक्सेस फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहते हैं सेवरल कम्प्लेक्सेस, जिस तरह के ये देखो, ये जो हमारे पास एटीफीज F0 और F1 पार्टिकल्स हैं, ये कहते हैं किस तरह से बहुत सारे कम्प्लेक्सेस इस क्रिस्टी के अंदर पाए जाते हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी मदद करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक अलग सा बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह अच्छे से बात करेंगे। फिर हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, मैं पीछे भी बता चुका हूँ। ये जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। इनके दरमियान ये जो ग्रीन कलर में दिखाई गई है ये स्पेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, उसके बाद जो मैट्रिक्स मैं सुबह से चल रहा हूँ, येलो कलर में आप लोगों को मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे पास येलो कलर में माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंटेन स्मॉलर सेलुलर डीएनए। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होगा। सर्कुलर डीएनए किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये हमारे पास सर्कुलर डीएनए होगा। और दूसरे चीज़ पे हमारे पास आरएनए, अगर वो ट्रांसफर है, मैसेंजर है या राइबोसोमर है, ये तीनों के तीनों आरएनए कहाँ पे पाए जाएंगे, इसी मैट्रिक्स के अंदर पड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन भी होती है, यहाँ पे कटिंग भी होती है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। इसी वजह से तो किचन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं। राइबोसोम्स यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। यही राइबोसोम्स प्रोटीन की प्रोडक्शन में मदद करते हैं। कौन से राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स। यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन सेल के हमारे पास कितने, कौन से राइबोसोम थे आप सबको बताया, मैंने न्यूक्लियस में बताया था, उधर बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स में कौन से एंजाइम्स होते हैं, 80S। लेकिन इसका जो एंजाइम्स है ये 70S है। कुछ बुक्स में इसको 55S भी कहा गया है, पता नहीं वो कौन से बेस के ऊपर इसको 55S राइबोसोम्स कहा गया है, लेकिन इसको कुछ बुक्स में 55S मेंशन किया गया है। सपोज अगर कभी कोई MCQ सामने आ जाए, उसके अंदर आपको 70 और 80 का ऑप्शन नहीं दिया है और 55 का ऑप्शन दिया है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन पहले 70 को प्रिपेयर करें। एंड एंजाइम्स, और इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स कौन से, अभी मैंने बताया कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके जो क्रिस्टीज होते हैं उसके ऊपर हमारे पास एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स होते हैं, वही एंजाइम्स यहाँ पे भी मौजूद होते हैं। प्रेजेंस शो दैट, जो कहते हैं कि ये चीज़ें जो डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम्स मुख्तलिफ किस्मों के यहाँ पे पड़े होते हैं, ये कहते हैं कि इनकी प्रेजेंस शो करती है माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन जेनेटिक सिस्टम। कहते हैं कि इसका अपना जेनेटिक सिस्टम होता है। जिस तरह मैं पीछे बताया कि खुद जो है ना जनरेट होते हैं, 1 से 2 में तकसीम होते हैं, 2 से 4 में तकसीम होता है। ये कहता है कि ये इनका अपना जेनेटिक सिस्टम होता है, इनकी अपनी डीएनए होती है। और ये जो है ना अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हमारे पास सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न के दौरान हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए होता है वो खुद ब खुद रिप्लिकेट होकर उस तरफ चला जाता है। लेकिन ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन, जब जाइगोट बनेगा तो क्या करते हैं, हमारे पास जब स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्म्स इंटर हो जाते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं, वहाँ से फिर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमें हेरेडिटी में सिर्फ और सिर्फ हमारे मदर से मिलता है, क्योंकि हमारे मदर का ओवम यूज़ होता है और स्पर्म्स जाके न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आप अपने पास ज़रूर रखें, याद रखें। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, वही प्रोटीन यूज़ होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मशीनरी ने वही प्रोटीन बनाया हुआ है, किस चीज़ के लिए, अपनी माइटोकॉन्ड्रिया के काम में आने के लिए, उसका फंक्शन करने के लिए। साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, अच्छा सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए साइट है, किस तरह से साइट है, मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट नीड्स द ऑक्सीजन टू जनरेट एटीपी। कहते हैं कि यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इसी सेल के अंदर,
जो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है इसी सेल के अंदर, उसको नीड चाहिए होती है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। इस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कि जनरेट कर सके एटीपी को फ्रॉम द फैट्स। किस किस चीज़ से, अदर किस चीज़ से, मतलब ये इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है किस चीज़ को, ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस इसके अंदर होते हैं इसको ज़रूरत होती है हमारे पास ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन जो हमारे पास होता है ये जनरेट करता है एटीपी किस चीज़ से, पेट से, शुगर से और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो इसके अंदर जाते हैं। इन चीज़ों से वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, ऑक्सीजन की यूज़ से मेटाबॉलिक प्रोसेस फंक्शन करता है जो मदद करता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में, और वही एटीपी फिर सेल को ऑल अराउंड द सेल को वो प्रोवाइड किया जाता है। एंजाइम इन मैट्रिक्स, जो हमारे पास एंजाइम होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, वो क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज क्या होता है, कैटलाइज होता है मतलब जासूसी नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, एक दूसरे की शरारत पहुंचाना, सॉरी शरारत भी नहीं बोल सकते, क्या बोले मतलब, सब मैं आपको समझाता हूँ, छोड़ो शरारत को, छोड़ो सब बातों को छोड़ो, मैं आपको समझाता हूँ। कैटलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, गुड, अब याद आ गया, स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप करते हैं क्या, कुछ स्टेप्स को। हमारे पास क्रेब साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं होगा, ये भी अपना एक बहुत बेहतरीन लेक्चर है, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। कहते हैं कि कुछ स्टेप्स होते हैं क्रेब साइकिल के अंदर, उसके अंदर कैटलाइजेशन होती है, कैटलाइज करता है उस साइकिल के स्टेप को ये प्रमोट करता है, स्पीड अप करता है, तेज़ करवाता है। तो ये एंजाइम जो इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं वो, इनका फंक्शन क्या होता है, कुछ स्टेप्स के अंदर, क्रेब साइकिल्स के कुछ स्टेप्स के अंदर उसकी स्पीड अप के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको जल्दी करवाने के लिए ये यूज़ होता है। अदर प्रोटीन्स यूज्ड इन एटीपी जनरेशन, कहते हैं यहाँ पे जो दूसरे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं वो एटीपी की जनरेशन में मदद करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, ये भी एक ज़बरदस्त टॉपिक है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अच्छे से बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है और ये क्या करता है, एटीपी जनरेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कहती है कि वो जो क्या करता है, ये जो प्रोटीन, अलग किस्म के प्रोटीन यहाँ पे पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो एटीपी की जनरेशन करते हैं। क्या थ्रू, किस तरह से, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जो मैंने आपको बताया कि F1 F0 और F1 पार्टिकल जो कि हमारे पास एटीपी सिंथेटाइज एंजाइम्स हुआ करते थे, वही चीज़ें जो है ना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, उस तरह से एक अलग सा प्रोसेस होता है। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन। कहते हैं कि ये जो है ना हमारे पास ये प्रोटीन जो है मदद करते हैं एटीपी जनरेशन को थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि मौजूद होता है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर आज तकरीबन 17-18 मिनट तक पहुँच गया। लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का लेक्चर हमेशा 20 मिनट से कम रहे। इसी वजह से आज मैंने थोड़ा स्पीड पकड़ा हुआ था, इसीलिए आप लोग एक बड़ी मेहरबानी करें मेरे ऊपर कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो भी लेक्चर आप देख रहे हो कम से कम एक लाइक करना ना भूलिए। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू।